हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है थ्रोम्बोसिस और फर्स्ट वीडियो हम इसकी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सेकंड वीडियो है ये हमारी, और जहाँ से हमने वहाँ पे छोड़ा था वहाँ से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने वहाँ पे 3 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर चुके थे। ये हमारा 4th पॉइंट है। तो यहाँ पे जो 4th पॉइंट है उसमें क्या है, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, जिसको हम थ्रोम्बोफिलिया भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे, मतलब जो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स हैं। अब हमें पता है हमारा ब्लड जो है वो कोएगुलेट हो जाता है। ठीक है, मतलब सॉलिड फॉर्म बन जाती है उसकी, जिसकी वजह से वो हमारी ब्लीडिंग को रोकता है। अब वही चीज़ ज़्यादा होने लग जाएगी, हाइपर मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, या फिर है ना सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा होने लग जाएगी। तो अब ब्लड जहाँ पे कोएगुलेशन हुआ है उसका, अब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोएगुलेशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ग्रुप ऑफ कंडीशन इंक्रीज रिस्क टू डेवलप वीनस थ्रोम्बाई। अगर ये स्टेट होती है तो यहाँ पे वीनस थ्रोम्बाई के चांसेस होते हैं। ठीक है, 2 टाइप की कंडीशन होती है, एक हेरिडिटरी होती है और एक एक्वायर्ड होती है। हेरिडिटरी कंडीशन जो है उसको हम प्राइमरी कंडीशन भी बोलते हैं, एक्वायर्ड कंडीशन जो है उसको हम सेकेंडरी कंडीशन भी बोलते हैं। ये जो स्टेट है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी जो स्टेट है, वो किन फैक्टर से ज़्यादा आगे बढ़ती है। ठीक है, अगर ये चीज़ हम करेंगे तो उससे ये स्टेट फेवर उसे स्टिमुलेट हो सकती है। ठीक है, तो वो जब एडवांस एज हो जाती है, मतलब जब एज ज़्यादा हो जाती है, तब ये हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग ज़्यादा करने लग जाएं हम, और यूजेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, हम कॉन्ट्रासेप्शन जो मतलब वो लेते हैं, पिल्स वगैरह लेते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए कोएगुलेशन फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। कोएगुलेशन फैक्टर इंक्रीज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, ठीक है, जब है ना एक नॉर्मल अमाउंट में कोएगुलेटिंग फैक्टर निकल रहे हैं। ठीक है, अब ज़्यादा अमाउंट में निकलेंगे तो ज़्यादा थ्रोम्बोसिस होगा, ज़्यादा कोएगुलेशन होगा तो वो बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से भी ये स्टेट आ सकती है। प्लेटलेट काउंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और जो कोएगुलेशन फैक्टर्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाएं। ठीक है, वो इनहिबिट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कोएगुलेशन ज़्यादा, मतलब इनहिबिटर ही, मतलब कोएगुलेशन फैक्टर इनहिबिट हो जाएंगे तो वो कोएगुलेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, वहाँ पे सॉलिड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा ब्लड का, तो उसकी वजह से भी ये स्टेट देखी जा सकती है, हाइपर कोएगुलेबल। इसके नेम में ही सब कुछ है, हमें बस उसे समझ के अपना लिख देना है। ठीक है, 5th है रोल ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मा फाइब्रिनोजन है वो कोएगुलेशन के प्रोसेस से कोएगुलेट होकर सॉलिड मास ऑफ फाइब्रिन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एग्जांपल है फाइब्रिन्स और प्रोथ्रोम्बिन, जो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स हैं वहाँ पे है ना, इसका एग्जांपल है फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन। प्लेटलेट्स काउंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, उसकी एडेसिव भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो और चिपकने लगेंगे। ठीक है, और इसका एग्जांपल है कोएगुलेटिंग फैक्टर इनहिबिटर, जो वो इनहिबिटर मतलब जो होते हैं वो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड मतलब वो इनहिबिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हाइपर सीक्रेट हो जाता है। अब 5th पे आते हैं हम, रोल ऑफ कोएगुलेटिंग सिस्टम। इसमें प्लाज्मा फाइब्रिनोजन है वो कोएगुलेट होके सॉलिड मास ऑफ फाइब्रिन बनाते हैं। ठीक है, एक सॉलिड मास बना लेते हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व होम्योस्टेसिस प्रोसेस और थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, 3 पाथवे होते हैं इसके, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जब है ना ब्लड सब एंडोथीलियम के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे कुछ फैक्टर रिलीज होंगे। सबसे पहले 12 होगा, फिर 11 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, ये और फिर 10 होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस में एक्टिवेट होते हैं ये फैक्टर। ठीक है, ऐसे नहीं हम उल्टे सीधे लिख दें, ये सीक्वेंस में ही एक्टिवेट होंगे। ठीक है, और क्या होगा, इनके साथ साथ कैल्शियम और प्लेटलेट फैक्टर 3 भी एक्टिवेट होंगे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है और है ना रिलीज हो जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का, जो कि एक कोएगुलेशन फैक्टर है। नेक्स्ट आते हैं हम फेट ऑफ थ्रोम्बस, या फिर हम कहें मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ थ्रोम्बस। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, रिजोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोपोगेशन और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। रिजोल्यूशन क्या होती है, देखिए थ्रोम्बस एक्टिवेट हो जाता है, थ्रोम्बस एक्टिवेट
करता है फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम को। फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो वहाँ पे प्लाज्मिन रिलीज होंगे, ठीक है। प्लाज्मिन जब रिलीज होंगे तो वो थ्रोम्बस को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। जो छोटे थ्रोम्बस होंगे, जो छोटे मोटे थ्रोम्बस होंगे वो तो डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। वो डिसॉल्व कर देंगे थ्रोम्बस को कंप्लीटली, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिजोल्यूशन। अब क्या है, स्मॉल वेनस थ्रोम्बाई तो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो लार्ज थ्रोम्बाई होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है। जो फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी ओनली अकर व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक सब्सटेंस, ठीक है। ये जो डिसॉल्विंग प्रोसेस होता है, ठीक है, ये एक्टिविटी कब होगी, जब हमें ना बाहर से कुछ ड्रग्स देंगे, जैसे हम यूरोकाइनेज देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे, तो ये एक्टिविटी शुरू होगी, ठीक है। जो फाइब्रिन्स को तोड़ने वाले फैक्टर्स हैं, जो ड्रग्स हैं, हम वो देंगे, जिसकी वजह से थ्रोम्बस डिसॉल्व हो जाएगा। अब छोटे मोटे थ्रोम्बस तो डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर वो डिसॉल्व नहीं होते तो वो आगे की स्टेज पर जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और ये रिजोल्यूशन जो है वो अर्ली स्टेज में देखी जाती है एमआई में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो थ्रोम्बस डिसॉल्व नहीं होते, ये वो वाली स्टेज होती है। वो ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो और बड़े होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी सेल्स मिलेंगी, मतलब अगर वहाँ पे कोई मटेरियल इकट्ठा हो रहा है तो वो किसी चीज़ का तो बना होगा, तो उसमें फैगोसाइटिक सेल्स मिलेंगी, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मिलेंगे, और कैपिलरीज मिलेंगी, ठीक है, और फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे, ठीक है। तो फैगोसाइटिक सेल्स में कौन कौन सी सेल्स होंगी, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, ये सारी सेल्स होंगी। और वहाँ पे फाइब्रोवास्कुलर ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ जो होंगे वो डेंस्ड होंगे, मतलब वहाँ पे टिश्यूज़ जनरेट हो जाते हैं, टिश्यू डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो अपना ही वहाँ पे सब कुछ शुरू कर देते हैं, अपनी ही ब्लड सप्लाई शुरू कर देते हैं, अपना वहाँ पे एक घर बना लेते हैं, ठीक है। तो फाइब्रोवास्कुलर ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ वहाँ पे बन जाएंगे, जो कि डेंस्ड होंगे, लेस वस्कुलर, कवर्ड बाय एंडोथीलियल सेल, ठीक है। एंडोथीलियल सेल से कवर होंगे, डेंस्ड होंगे, ज़्यादा घने होंगे, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे। न्यू थ्रोम्बस बिकम्स पार्ट ऑफ ब्लड वेसल। जो नया नाउ थ्रोम्बस बिकम पार्ट ऑफ वेसल वॉल। अब वो वेसल वॉल का पार्ट हो गया है, ठीक है। ये वेसल थी, यहाँ पे थ्रोम्बस हुआ, और वो एक है ना, एक मतलब वो वेसल का ही पार्ट बन गया, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि अलग से आके हमें ऐसा लगे कि अलग से आके जुड़ा है, वो अब ऐसा लगेगा कि वो वेसल में ही लगा हुआ है, वेसल वॉल में ही लगा हुआ है। अब वहाँ पे क्या होगा कि है ना, न्यू वेस्कुलर चैनल्स एबल टू रीस्टैब्लिश ब्लड फ्लो, जिसको हम बोलेंगे रीकैनलाइजेशन। अब वहाँ पे जब थ्रोम्बस उसी का पार्ट बन गया है, तो वो अपना ब्लड फ्लो शुरू कर देता है, अपनी कैपिलरी वहाँ पे शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और नया वेस्कुलर चैनल बनने लग जाता है। वेस्कुलर चैनल मतलब ब्लड सप्लाई, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रीकैनलाइजेशन। थर्ड पॉइंट है प्रोपोगेशन। जब थ्रोम्बस एनलार्ज हो जाता है साइज में, अब ऑर्गेनाइजेशन वाली वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ठीक है, कई सारी सेल्स आके इकट्ठी हो गई, उसने अपनी ब्लड वेसल्स भी शुरू कर दी, है ना, सप्लाई शुरू कर दी। अब क्या है, अब वो बड़ा हो जाएगा साइज में, तो फिर क्या होगा, वो है ना, वो ब्लड में डिपॉजिट, मतलब वो ब्लड में जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने जाएगा, ठीक है। मतलब अब थ्रोम्बस बड़ा हो गया है, ये ब्लड वेसल है हमारी, और जब पहले थ्रोम्बस छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, अब वो और बड़ा हो गया, तो अब क्या करेगा, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, यहाँ से जो ब्लड है वो इधर जा ही नहीं पाएगा, जो मटेरियल यहाँ पे वो यहाँ जा ही नहीं पाएंगे, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है। थ्रोम्बस एनलार्ज इन साइज ड्यू टू मोर एंड मोर डिपोजिशन ऑफ ब्लड का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन वहाँ पे, मतलब वहाँ यहाँ पे वो थ्रोम्बस में ज़्यादा वो हो गया है, मतलब यहाँ पे जो ब्लड के कंस्टिट्यूएंट हैं वो यहाँ आके इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से वो बड़ा हो गया है थ्रोम्बस, और वहाँ पे उस थ्रोम्बस ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दी है कुछ इंपॉर्टेंट वेसल्स, जो कि जैसे कोरोनरी आर्टरीज हुई, या जहाँ पे ब्लड सप्लाई की हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा,
ठीक है। अब एक होता है जो लास्ट स्टेज होती है उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या होता है, जो थ्रोम्बस होता है वो डिटैच हो जाता है वेसल वॉल से। अब क्या है थ्रोम्बस, ये एक बड़ी वेसल वॉल है, यहाँ पे आके थ्रोम्बस पूरा मतलब उसने अपनी आर्टरी किसी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया। अब क्या हुआ कि है ना छोटा मतलब कुछ आया, ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो उसने कुछ मतलब थोड़े उसके प्रेशर से एक छोटा पार्ट इसका टूट के चला गया, और वो आगे जाके कैपिलरी छोटी हो रही होती हैं, बहुत छोटी ब्रांचेस बना रही होती हैं, तो वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग की आर्टरी में जाके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो वो आगे वाली वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी में है कि थ्रोम्बस का छोटा पार्ट टूट कर, है ना, जो टूट जाता है उसको हम एम्बोलाई बोलते हैं, और वहाँ जो छोटी कैपिलरीज होती हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग वाली कैपिलरीज में जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, और वो ब्लड सप्लाई को रोकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 प्रोसेस, मतलब 4 स्टेजेस के इसमें क्या हो रहा है। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये है ब्लड वेसल, यहाँ से ब्लड जा रहा है, ये पूरा ब्लड जा रहा है, ये ऐसे करके ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ऐसे थी, और हमने इसका ये वाला पार्ट लिया है, तो बीच में यहाँ ब्लड जा रहा है, ये हो गई इसकी एंडोथेलियम, ये हो गई इसकी बाहर वाली लेयर, ठीक है, सब एंडोथेलियम। अब क्या हुआ, यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन शुरू हुआ, तो ये एंडोथेलियम में शुरू हुआ, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके ल्यूमन को छोटा करता जा रहा है, ठीक है, छोटा करता है, ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, ठीक है, ये इसकी ल्यूमन वाली जगह है, रेजिडुअल स्पेस है, ठीक है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा होगा। अब ये बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो अब ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वेसल्स को, कैपिलरीज को, ठीक है, और फिर ये तो हो गई थर्ड स्टेज, ये होगी सेकंड स्टेज, ये होगी फर्स्ट स्टेज, ठीक है। अब क्या होगा कि है ना थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, अब यहाँ से कुछ पार्ट टूट के आगे वाली में चला जाएगा, ठीक है, और वो छोटी वाली कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगा, तो उसको हम बोलेंगे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। तो ये इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे। आप इनको स्टेजेस भी बोल सकते हैं कि थ्रोम्बस कैसे किन स्टेजेस में आगे बढ़ता है। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ थ्रोम्बाई। वो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर थे, वो फेट मतलब वो स्टेजेस की फॉर्म में थे। अब थ्रोम्बस एक्चुअली में होता क्या है तो हम उसके बारे में देख लेते हैं, वो दिखता कैसा है, ठीक है। अगर हम थ्रोम्बस को एग्जामिन करेंगे, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा। देखिए ये है आर्टीरियल वॉल, मतलब एक वेसल है, ठीक है, वेसल है, और उसके अंदर थ्रोम्बस बन गया है, ये पूरा थ्रोम्बस है। और ये वो है जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ये रेजिडुअल ल्यूमन है, जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा होगा उसने आधी आर्टरी का ल्यूमन तो ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और है ना आधी रह गई है जिसको हम बोलेंगे रेजिडुअल ल्यूमन, और इसको हम बोलेंगे नॉन थ्रोम्बस एरिया, ठीक है। इसमें हमें लाइंस ऑफ ज़ांस दिखती हैं। लाइंस ऑफ ज़ांस क्या होती हैं, जब हम स्टेनिंग करते हैं, जब हम उसको देखेंगे तो 2 तरीके की स्टेनिंग करेंगे, एक तो लाइट स्टेनिंग और एक डार्क स्टेनिंग। लाइट स्टेनिंग पे हमको कुछ सेल्स मिलेंगी, ठीक है, जैसे कि प्लेटलेट हुई और फाइब्रिन हुई, ठीक है। डार्क स्टेनिंग पे हमको रेड सेल मिलेंगी। तो हमें जो ये सेल्स दिखती हैं वो हमें लाइंस की फॉर्म में दिखती हैं, ठीक है। तो ये हमें केवल लाइट और डार्क स्टेनिंग करने पर ही दिखती हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो उसको हम बोलेंगे, जो हमें लाइंस दिखेंगी उसको हम बोलेंगे लाइंस ऑफ ज़ांस, ठीक है। थ्रोम्बाई वेरियस शेप का हो सकता है, साइज का हो सकता है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। आर्टेरियल थ्रोम्बाई क्या होता है, आर्टेरियल थ्रोम्बाई कैसा दिखेगा, वाइट और म्यूरल। म्यूरल मतलब नॉन ऑक्लूसिव, ठीक है, वो कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करता, ये एक तरीके का म्यूरल है, ठीक है, ये कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर रहा है आर्टरी को, ठीक है। वेनस थ्रोम्बाई ये रेड होता है और ऑक्लूसिव होता है, ठीक है, ये पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है आर्टरी को, ये पूरा इसको भर देगा, ठीक है। मिक्स्ड थ्रोम्बाई ये कॉमन होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट वाइट और रेड लेयर कॉल्ड लाइंस ऑफ ज़ेंस। ये मिक्स थ्रोम्बाई में आता है, ठीक है। लाइंस ऑफ ज़ेंस हमें किस में दिखेंगी, मिक्स थ्रोम्बाई में, और वो वाइट और रेड लेयर दिखाएंगी, ठीक है, ऑल्टरनेट लेयर दिखाएंगी। लाइंस ऑफ ज़ेंस क्या होती हैं, फॉर्म्ड बाय ऑल्टरनेट लेयर ऑफ लाइट स्टेनिंग एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स मिक्सड विद द फाइब्रिन मैशवर्क एंड डार्क स्टेनिंग लेयर ऑफ रेड सेल। इसका मतलब ये है कि लाइट स्टेनिंग में हमको प्लेटलेट्स और फाइब्रिन्स दिखती हैं, डार्क स्टेनिंग में हमको रेड सेल्स दिखती हैं।
कुछ क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। कार्डियक पे ये क्या करता है, मतलब हम देखेंगे कार्डियक पे देखेंगे, आर्टेरियल पे देखेंगे, वेनस पे देखेंगे, कैपिलरीज पे देखेंगे, ठीक है। कार्डियक थ्रोम्बाई में क्या करता है, लार्ज थ्रोम्बाई इन हार्ट कॉजेज सडन डेथ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। अगर लार्ज थ्रोम्बाई बन जाएगा हार्ट में तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी वहाँ पे डेथ कॉज कर सकता है। थ्रोम्बाई फॉर्म इन एनी पार्ट ऑफ द हार्ट एंड वॉल्स, वो कहीं पे भी थ्रोम्बाई बन सकता है, मतलब किसी भी पार्ट में हार्ट के और किसी भी वॉल्स में, जो भी वहाँ के अपेंडिसेस कुछ भी होगा वहाँ पे बन सकता है। कहाँ पे कॉमन होता है ये, आर्टीरियल अपेंडेजेस, मिट्रल वॉल्स, एओर्टिक वॉल्स, ठीक है। वो कार्डियक थ्रोम्बाई आर म्यूरल, ये म्यूरल होते हैं, मतलब नॉन ऑक्लूसिव होते हैं, इस तरीके के होते हैं, आदि आदि ल्यूमन को ब्लॉक किए होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आर्टीरियल थ्रोम्बाई पे। आर्टीरियल थ्रोम्बाई ये क्या होता है, ठीक है। आर्टेरियल थ्रोम्बस फॉर्म्ड फॉलोइंग एंडोथेलियल इंजरी। आर्टेरियल थ्रोम्बस कैसे बनता है, एंडोथेलियल की इंजरी हो जाती है, ठीक है, सबसे कॉमन कॉज यही है सबका। इस्चेमिक नेक्रोसिस हो जाएगी, उसके बाद इंफ्राक्ट बन जाएगा और फिर गैंग्रीन हो जाएगी। इस्चेमिक नेक्रोसिस मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, उसकी वजह से वो डैमेज हो जाती हैं सेल्स, और डैमेज हो जाती हैं उसकी वजह से फिर इंफ्राक्ट बन जाता है। जैसे कि ये कोई ऑर्गन है, ये हैंड हुआ, ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे नेक्रोसिस हो गई, यहीं इंफ्राक्ट बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे नेक्रोसिस हो गई, या ब्लड सप्लाई वगैरह यहाँ कुछ रही नहीं, तो आगे वाले पार्ट को सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको हम इंफ्राक्ट बोलेंगे। वो छोटे पार्ट को सप्लाई नहीं करता, ठीक है, उसको हम इंफ्राक्ट बोलेंगे। फिर उसके बाद गैंग्रीन हो जाएगी, ये सबको ही पता है क्या होता है, ठीक है। अब क्या है इसमें, मतलब डिकेइंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, सडन डेथ अकर इन थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। अगर कोरोनरी आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस होती है, ठीक है, ब्लॉकेज होता है, तो वहाँ पे सडन डेथ हो सकती है, तभी की तभी डेथ हो सकती है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस इसके एग्जाम्पल है, सेरिब्रल आर्टरी में हो जाए, मतलब सेरिब्रल आर्टरी में भी हो सकता है, रीनल आर्टरीज में भी हो सकता है, एओर्टा में भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं वेनस थ्रोम्बस पे, ठीक है। वेनस थ्रोम्बस में क्या है, लाइंस ऑफ ज़ान्स दिखती हैं जो कि आर मोर अबंडेंट इन रेड सेल, ठीक है। वहाँ पे लाइंस ऑफ ज़ान्स दिखेंगी और वहाँ पे रेड सेल्स हमको ज़्यादा दिखेंगी, ठीक है। इफेक्ट्स आर thromboembolism, edema of area drained, poor wound healing, skin ulcer, painful white leg। मतलब वही है कि हमको इसके इफेक्ट्स क्या दिखेंगे, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से भी हो सकता है, ये एडिमा हो सकता है, ठीक है। और इसका इफेक्ट और क्या हो सकता है, वुंड हीलिंग मतलब उसकी पूरी हीलिंग नहीं हुई होगी, स्किन अल्सर हो सकता है, और है ना पेनफुल वाइट लेग। कैपिलरी थ्रोम्बाई में माइन्यूट थ्रोम्बाई फ्लो होते हैं सर्कुलेशंस में, ठीक है। बहुत छोटे छोटे थ्रोम्बाई होंगे जो कि है ना, जो कि माइक्रो सर्कुलेशंस में फ्लो होंगे। मतलब क्या है कि आगे जाके कैपिलरीज डिवाइड कर जाती हैं, बहुत छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती हैं, तो वहाँ पे उसको हम बोलेंगे माइक्रो सर्कुलेशन, और वहाँ पे छोटे छोटे थ्रोम्बाई होंगे, थ्रोम्बस होंगे, तो वो वहाँ पे जाके उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। लीड्स टू दी डिसैमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं वेस्कुलाइटिस और डीआईसी। एग्जाम्पल ऑफ आर्टीरियल थ्रोम्बस, देखिए ये कुछ इकट्ठे एग्जाम्पल हैं। एओर्टा में हो गया तो एन्यूरिज्म हो सकता है, और आर्ट्राइटिस हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी में हो गया तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। मेजेंट्री आर्टरी में हो गया तो कौन सी कंडीशन होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्ट्राइटिस। आर्टरीज ऑफ लिम्ब की आर्टरीज में हो गया तो किसकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस और रेनॉल्ड्स डिसीज की वजह से। रीनल आर्टरी में हो गया तो एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्ट्राइटिस, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ वीनस थ्रोम्बाई, पल्मोनरी वेन्स में CHF हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, CHF का मतलब कार्डियक हार्ट फेलियर। पॉप्लेटियल, फीमोरल एंड इलियक वेन में पोस्ट ऑपरेटिव स्टेजेस के बाद हमें ये देखने को मिल सकता है। हेपेटिक और पोर्टल वेन में पोर्टल हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन ऑन हेड एंड नेक सुपीरियर वेना कावा में, ठीक है। रीनल अमाइलोडोसिस रीनल वेन में, ठीक है। तो ये था हमारा थ्रोम्बोसिस, यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए, और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।